तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं दोस्तों किंग लियर प्ले से। तो आइए सीधे चलते हैं कोट्स की ओर। देखिए पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है, नथिंग नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। देखिए पहले मैं आपको ये डिटेल पढ़ देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। Here किंग लियर इज टॉकिंग टू हिज डॉटर्स। किंग लियर अपनी बेटी से बात कर रहा है, किससे? पर्टिकुलर कॉर्डेलिया से। When कॉर्डेलिया सेज नथिंग, जब वह कुछ नहीं बताती। आपको मालूम है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं पहले। किंग लियर एक ट्रेजेडी है और ये ट्रेजेडी जो है दोस्तों 4 फेमस ट्रेजेडीज में से एक है। इसके अंदर 5 एक्ट हैं दोस्तों, और ये जो लियर है ये किंग ऑफ ब्रिटेन है। इसके अंदर अन्य कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं दोस्तों, जैसे ड्यूक ऑफ बर्गंडी है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है, ड्यूक ऑफ अल्बनी है, अर्ल ऑफ कैंट है। जो सबसे बड़ा शुभचिंतक है लियर का, राजा लियर का सबसे बड़ा शुभचिंतक कैंट है। और दूसरी ओर दोस्तों अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को आप याद रखिएगा, जिसके बेटे हैं एडगर और एडमंड। एडमंड जो है वो बास्टर्ड सन ऑफ ग्लॉसेस्टर है। और इसमें एक फेमस कैरेक्टर आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्यूरन। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, क्यूरन अपीयर्स इन। तो क्यूरन जो है दोस्तों वो किंग लियर में आया है, याद रखिएगा। और एक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है दोस्तों ओसवाल्ड। ओसवाल्ड जो है स्टीवार्ड टू गॉनरिल है, याद रखिएगा, स्टीवार्ड टू गॉनरिल। और यहां पर राजा की 3 बेटियां हैं, गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। यही सीक्वेंस है, गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। आपको बता दूं यहां पर राजा के मन में ये बात आती है, लियर के मन में, कि मैं अपनी बेटियों से पूछता हूं कौन मुझको कितना प्रेम करता है, और उनके जो रिप्लाई होंगे, जो आंसर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी संपत्ति है वो मैं अपने किंगडम को उनमें बांट दूंगा। तो वो दोनों बेटियों के पास जाते हैं और शुरू की जो दोनों बेटियां हैं गॉनरिल और रीगन, वो बहुत बड़ा चढ़ा करके अपनी बात को बोलती हैं। अब इसके बाद ये कॉर्डेलिया के पास जाते हैं, क्योंकि पूरा प्ले जो है वो किंग लियर और कॉर्डेलिया पर आधारित है दोस्तों। तो यहीं से शुरुआत होती है, जब वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है कॉर्डेलिया पूछने के बाद, तब लियर उसकी बात पर रिप्लाई करता है और क्या कहता है, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। यदि तुम कुछ नहीं बोलोगी तो तुमको मालूम है तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी संपत्ति का कोई भी भाग तुमको नहीं मिलेगा यदि तुम रिप्लाई नहीं देती हो। तो यहाँ पर समझिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो गया होगा। हालांकि ही ऑल्सो अटर्स नथिंग एंड एड्स दैट इफ शी हैज नथिंग एल्स, कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, कॉर्डेलिया के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, टू से अबाउट हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के बारे में कि आप मुझे कितना प्रेम करती हो, देन ही टू हैज नथिंग टू से, तो वो कहता है बदले में तुमसे भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, यानी तुमको भी मैं कुछ नहीं दूंगा। उसका सीधा सीधा आंसर मीनिंग ये है। इट शोज किंग्स सैडनेस ओवर द फैक्ट दैट his daughter is ignorant of the straightforward and also foreshadows that the king Lear might disinherit her। अब उसको ये मालूम है कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो जो है ये मेरे को संपत्ति से बेदखल कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, कि तीनों बेटियों से अलग अलग पूछते हैं कि आप मुझे कितना प्रेम करती हो, आप मुझे कितना प्रेम करती हो, आप मुझे कितना प्रेम करती हो। कॉर्डेलिया चुप रहती है शुरू में, तो वो कहते हैं अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, यानी अगर आप कुछ आंसर नहीं देते हो तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का कोई भी भाग नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में लियर की स्पीच है, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन, दोबारा से कहो, कुछ अगर बोलना है तो बोलो, आपको आंसर देना पड़ेगा। तो दूसरा अगले कोट की ओर चलते हैं। इसी के जस्ट जो बाद का कोट है दोस्तों, इसी के जस्ट बाद में जो रिप्लाई आता है तो उसको आप सुनिए। देखिए यहां पर कहा गया है, अनहैप्पी दैट आई एम, मैं कितनी अनहैप्पी हूं, नाखुश हूं,
ए पर्सन हूं। आई कैन नॉट हीव माई हार्ट इन टू माई माउथ, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है कि मैं अपने हृदय की भावनाओं को अपने शब्दों में बयां कर सकूं। आई लव योर मजेस्टी, मैं आपको प्रेम करती हूं। अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, बॉन्ड से मतलब दोस्तों यहां कोई बॉन्ड नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाहती है कि मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, जैसा मेरा रिश्ता है उस रिश्ते के अनुसार ही मैं आपसे प्रेम करती हूं। नो मोर नो लेस, न कम न ज्यादा, न बढ़ा करके बोला है न घटा करके बोला है। अब ये बात जो है दोस्तों, ये बात लियर को पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि और दो जो सिस्टर्स हैं इनकी, जिनका नाम गॉन्डिल और रीगन है, उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बात को बोला, परंतु कॉर्डेलिया ने सीधे सीधे कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये वाली, आई कैन नॉट हीव माई हार्ट इन टू माई माउथ। यहां पर कहने का मतलब यह है कि मैं अपने हृदय की भावनाओं को, अपने प्रेम को, मेरे में वो टैलेंट नहीं है जिनके माध्यम से मैं अपने हृदय के भावों को अपने शब्दों के, अपने माउथ के माध्यम से बयां कर दूं। आई लव, मैं तुमको प्रेम करती हूं योर मजेस्टी, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, जैसा मेरा रिश्ता है उसके अकॉर्डिंग, नो मोर नो लेस, न कम न ज्यादा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेलिया की स्पीच है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, बिल्कुल सीधा सीधा आप देखिए। कॉर्डेलिया कहती है कि मैं अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको कहती हूं कि मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। दोस्तों अगला कोट है, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। देखिए ये एडमंड की स्पीच है, बड़ा चालाक है। आपको मैंने बताया दो लोग हैं, ग्लॉसेस्टर के दो बेटे हैं, ठीक है, एक एडगर है और एक एडमंड है। एडमंड बास्टर्ड सन ऑफ ग्लॉसेस्टर है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा चालाक भी है, चालाक क्या पूरा ही चालाक है। हाँ, यहां पर है क्या, एक कहानी है छोटा सा, चलो आपको मैं पहले समझा देता हूं तभी फिर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ग्लोसेस्टर नाउ मेक्स द मिस्टेक, ग्लोसेस्टर एक गलती कर बैठता है, क्या, ऑफ ट्रस्टिंग एडमंड, कि वो विश्वास करता है एडमंड पे, टेलिंग हिम, और उसको बता देता है, ऑफ ए लेटर, एक पत्र के बारे में, लॉग्ड इन हिज क्लोजेट, जो उसके पास में है। दे एक्सप्लेन दैट लियर्स सफरिंग विल बी अवेंज्ड, कि लियर के जो दुख हैं वो और ज्यादा उनसे बदला लिया जाएगा, बाय ए फॉरेन पावर, यानी उनको और बढ़ा दिया जाएगा एक फॉरेन पावर के द्वारा। फ्रांस जो उस पर हमला करने वाला, ऑलरेडी ऑन इंग्लिश सॉइल, और वह यहां इंग्लैंड पर आ चुका है। तो देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, किंग ऑफ फ्रांस है और लियर जो है किंग ऑफ ब्रिटेन है। तो वो कहता है उसके हाथ में एक पत्र है, किसके, ग्लॉसेस्टर के, और उसके माध्यम से उसको ये मालूम है कि निश्चित रूप से अब जो है फ्रांस इंग्लैंड पर आक्रमण कर देगा, और अपने बेटे, अपने बास्टर्ड सन पर विश्वास करते हुए कि ये किसी को नहीं बताएगा, ये सीक्रेट बात जो है ग्लॉसेस्टर किसको बता देता है, एडमंड को बता देता है। अब क्या होता है, ग्लॉसेस्टर टेल्स एडमंड टू स्पीक विद द ड्यूक टू डिस्ट्रैक्ट हिम, और वह यहां पर कहता है ग्लॉसेस्टर एडमंड से कि तुम जो है ड्यूक को बोलना और उसको डिस्ट्रैक्ट करना, टेलिंग एडमंड टू से ही इज सिक इफ कॉल्ड अपॉन, यदि उसको बुलाया जाए तो कहना कि वह बीमार है, मैं बीमार हूं। एडमंड नाउ अलोन, अब ये बात कहकर के ग्लॉसेस्टर चला गया। अब यहां से आपको समझना है, अब ग्लॉसेस्टर जो है वो चालाक है, वो कहता है कि यार अपने पिता की सापेक्ष में चीजों को ले लेना बहुत आसान होगा। रियलाइजेस ही हैज एन अपॉर्चुनिटी, और उसको लगता है ये मेरे पास एक अवसर है, टू बेट्रे हिज फादर, अपने पिता को छोड़ने का, फॉर पर्सनल गेन, कि मैं अपने पिता को अपने पर्सनल, अपने स्वार्थ के लिए मैं छोड़ दूं। हाँ, ही सेज, और तब वो कहता है क्या, द यंगर राइजेस, जो युवा लोग होते हैं ना वो राइजेस, उठ खड़े होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, मौके का फायदा उठा लेते हैं। व्हेन द ओल्ड डथ फॉल, जब बूढ़े लोग जो हैं गिरते हैं यानी मरते हैं, जब उनका साम्राज्य समाप्त होता है तो नए युवा लोगों का साम्राज्य शुरू होता है। वो कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि द यंगर राइजेस, अब मैं तुम्हारा स्थान लूंगा, द यंगर राइजेस, मैं तुम्हारे स्थान पर आ जाऊंगा, व्हेन द ओल्ड डथ फॉल, और तुम्हें जाना होगा।
द यंगर हिमसेल्फ राइजेस व्हेन द ओल्डर हिज फादर ग्लोसेस्टर फॉल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एडमंड की स्पीच है। द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। जब तुम चले जाओगे ग्लोसेस्टर, तुम्हारी पावर, तो अब मैं इस बात को बोल करके ना, इस बात को जो तुमने मुझे बताया है, मैं जाकर के बताऊंगा और इससे मैं फायदा उठाऊंगा और मेरे को एक नई पोस्ट, एक नई चीजें मेरे को रिवार्ड के रूप में दी जाएंगी। ठीक है, तो अगली कोट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट कोट है, एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। बहुत ही फेमस लाइन है, अगर एग्जाम में आ गया तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो उसको नहीं करके आएगा करेक्ट। ये ग्लॉसेस्टर की स्पीच है और देखिए कहा क्या गया है, इसको समझिए। द अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर स्पीक्स टू एन ओल्ड फार्मर हु इज हिज गाइड, जो उसका गाइड है। ही सेज, वह कहता है, दैट एक्चुअली गॉड्स यानी देवी देवता कंसिडर ह्यूमन बींग्स इक्वल टू फ्लाइज। वो कहता है कि जो देवी देवता हैं, जो हमारे आका हैं, गॉड हैं, वो हमको मक्खियों से ज़्यादा नहीं समझते हैं कुछ भी। मीन्स दे कंसिडर ह्यूमन बींग लाइक द फ्लाइज एज बोथ प्लेज विद दैम, और वे दोनों के साथ ही क्या करते हैं, खेलते हैं। एंड देन किल दैम फॉर देयर स्पॉट, और अपने अपने खेल के लिए, अपने खेल के आनंद के लिए वह हमको मार देते हैं। ही मीन्स दैट डिवाइन पावर्स ओनली प्ले विद ह्यूमन बींग्स। देखिए ये बात समझिए, वो कहना चाहता है कि जितनी भी ऊपर की जो शक्तियां होती हैं, जो हमारे संसार को संचालित करती हैं, देवी देवता हैं, गॉड हैं, वो हमसे खेलते हैं और हमको अपनी इच्छा के अनुसार हमसे कार्य करवाते हैं। हाँ, द पावर्स ओनली प्ले विद ह्यूमन बींग्स एंड दैट ह्यूमन बींग्स आर प्लेइंग थिंग एग्जैक्टली लाइक फ्लाइज आर फॉर द बॉयज। जैसे जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियां हैं दोस्तों, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, वो फ्लाइज जैसे बच्चे उनको खेल खेल में मार देते हैं, ऐसे ही गॉड, देवी देवता, हमको खेल खेल में मार देते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट ग्लॉसेस्टर की लाइन है दोस्तों, ध्यान रखिए, कॉमन है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से एक बार इसको मैं पढ़ देता हूं। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज, जैसे कि मक्खियां होती हैं घुमक्कड़ बच्चों के लिए, खेलने वाले बच्चों के लिए, वो अपने खेल खेल में जब तक उनसे एंजॉय करते हैं, खेलते हैं और फिर बाद में उनको मार देते हैं। आर वी टू द गॉड्स, ऐसे ही हम ईश्वर के लिए हैं, देवी देवताओं के लिए हैं। दे किल, दोनों ही, कौन, बच्चे भी और गॉड भी। जैसे बच्चे मक्खियों को मार देते हैं, ऐसे ही भगवान हमको मार देता है अपने खेल में, वो हमसे प्ले करता है ह्यूमन बीइंग से। तो ग्लॉसेस्टर की स्पीच है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई एम ए मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, और ये स्पीच भी बहुत फेमस है, लियर की स्पीच है। कहा क्या जा रहा है समझिए। किंग लियर टॉक्स अबाउट द अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ द किंगडम। यहाँ पर किंगडम जो राज्य है, जो साम्राज्य है किंग लियर का, वो उसके जो भविष्य है, उसकी जो चिंताएं हैं साम्राज्य को लेकर के, ब्रिटेन को लेकर के, उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, दैट गॉड पनिशेस ऑल सिनर्स, के भगवान जो है जितने भी दोषी लोग हैं, जो हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से वो दंड देगा, पनिशमेंट देगा। ही ऑल्सो होप्स दैट पीपल स्पेशली सिनर्स शुड बी अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहता है कि जो लोग वास्तव में बुरे होते हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, उनको अपने परिणामों की चिंता करनी चाहिए, उनसे उनको डरना चाहिए, उनके प्रतिफल से उनको डरना चाहिए। वाइल ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट ही हैड डन रॉन्ग, और वह यह भी मानता है कि उससे भी गलती हुई है और वो भी एक क्या है, सिनर है। तो कहता आई एम ए मैन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मोर सिन, जिसने ज्यादा पाप किए हैं, अगेंस्ट देन सिनिंग, अन्य लोगों के पाप की तुलना में। तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, ये लियर की स्पीच है
और यहाँ पर पूरा जो फेट है ना लियर का, उसको दिखाया गया है। जो लियर की गलती है, उस गलती के कारण देखिए इनकी जो चारों ट्रेजेडीज हैं उसमें कोई ना कोई एक डूम का कारण दिखाया गया है, इनके पतन का कारण दिखाया गया है। जैसे हैमलेट में आप देखेंगे, किंग लियर में आप देखेंगे, मैकबेथ में आप देखेंगे, है ना। तो किंग लियर में, मैकबेथ में, इन सब में कोई ना कोई एक जो क्या कहते हैं हैमर्शिया है वो आपको देखने को मिलता है। तो आई एम ए मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग, ये एक लियर की स्पीच है। आइए आगे चलते हैं। Men must endure their going hence even as their coming hither. Ripeness is all. देखिए ये एडगर की स्पीच है। एडगर कहता है ग्लोसेस्टर से। ये मैंने टू इसलिए लगाया है कि इससे आपको बात समझने में आसानी होती है। आर यू डिप्रेस्ड, वो कहते हैं मैन मस्ट एंड्योर, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए, सहना चाहिए। क्या, सीधे सीधे आपको बता दूं, दे आर गोइंग, कि उनका आना, यानी किसी भी व्यक्ति का इस जिंदगी में, इस जीवन को प्राप्त करना, जन्म लेना, हैंस इवन एज दे आर कमिंग हिदर, यहां पर आना और यहां से जाना, दोनों ही चीजें, यानी कि किसी व्यक्ति का जिंदा होना, जन्म लेना, और किसी व्यक्ति का मर जाना, ये हमारे हाथ की चीजें नहीं है। ये उतनी ही नेचुरल हैं जितनी कि प्रकृति के नियम हैं। आर यू डिप्रेस्ड, किससे कह रहे हैं? ग्लोसेस्टर से। क्या तुम निराश हो? यू कांट चूज योर टाइम ऑफ डेथ, तुम अपनी मृत्यु के समय को अपने आप से नहीं चुन सकते हो। एनी मोर देन योर टाइम ऑफ बर्थ, और ना ही जो तुम्हारा, जैसे जैसे तुम्हारा जन्म का समय तुम्हारे हाथ में नहीं था, ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु का समय भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। वी लिव, हम जीते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं, वेन अवर टाइम कम्स, जब हमारा समय आता है। कम ऑन, इस सब चीजों को छोड़ो। तो ये एडगर की स्पीच है दोस्तों। एडगर कह रहा है किससे? ग्लोसेस्टर से। क्या तुम डरे हुए हो? हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा आना और जाना ये हमारे हाथ में नहीं है। राइपनेस इज ऑल, दोस्तों राइपनेस इज ऑल से मतलब है जो समय है वो पहले से ही निश्चित है, और जब वो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होंगे। तो यहां पर है वी लिव एंड डाई व्हेन आवर टाइम कम्स, कम ऑन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा। फेमस स्पीच है, एडगर की स्पीच है। एडगर कह रहा है किससे? ग्लोसेस्टर से। मैंने आपको बताया एडगर जो है वो सन है ग्लोसेस्टर का, और दूसरा बेटा जो है वो एडगर और एडमंड है। आगे चलते हैं दोस्तों। लव इज नॉट लव, बहुत ही प्यारी लाइन है, मुझे बहुत पसंद आई ये लाइन दोस्तों। लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड अलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट। देखिए ये जो समय है, पहले आप उस समय को समझिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है यहाँ पे, कहाँ से। जब तक आप किसी कोटेशन का बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तो आपको कोटेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगी। देखिए है क्या यहाँ पर, फ्रांस टू लियर और बरगंडी। यहाँ पर फ्रांस, ये किंग ऑफ फ्रांस, आई थिंक फ्रांस स्पीच है ये दोस्तों, और यहाँ पर ये लियर और बरगंडी की तरफ इशारा करते हुए है ये। ठीक है, तो इसको आप समझिए। यू मीन, दोनों से बात हो रही है, बीच में बरगंडी को इस्तेमाल किया गया, इसलिए मैंने दोनों का आगे टू लगा दिया है, हाँ, टू लियर और बरगंडी। यू मीन दिस इज द होल प्रॉब्लम, क्या तुम इस बात को सबसे बड़ी समस्या समझते हो, सबसे बड़ी परेशानी समझते हो? ये बात कर रहे हैं दोस्तों कॉर्डेलिया के विवाह के बारे में, कॉर्डेलिया से विवाह के बारे में। और चूंकि जो लियर है उसने तो डिनाई कर दिया है कि भाई कॉर्डेलिया से कोई विवाह नहीं करेगा, ये है वो है, लेकिन यहाँ पर जो है किंग ऑफ फ्रांस है वो तैयार है। तो वो आगे कहते हैं दैट शी इज शाई एंड हैजंट सेड एवरीथिंग, वह शर्मीली है और उसने सारी बातों को बड़े स्पष्टता से नहीं कहा है। सी मीन्स टू से एंड डू, उसका मतलब हाँ है, मतलब वो तैयार है, उसने यस कहा है। माई लॉर्ड ऑफ बरगंडी, अब देखिए ये बात वो यहां से थोड़ा सा इशारा करते हुए बोलते हैं किसे? बरगंडी से। हाँ, व्हाट डू यू हैव टू से, तुम्हें कुछ कहना है? दिस लेडी, इस महिला के बारे में, कॉर्डेलिया के बारे में। अब देखिए यहां से कोट स्टार्ट हुआ है दोस्तों। लव इज नॉट लव,
कि प्रेम, वो जो प्रेम है वो वास्तव में प्रेम नहीं होता है। कब? When it gets mixed, जब इसको मिला दिया जाए up with irrelevant आउटसाइड मैटर्स, अन्य चीजों के साथ में। अरे वो सीधे सीधे कह रहा है कि वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है जिसके अंदर अन्य बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, उसको मिंगल्ड कर दिया जाता है अन्य चीजों के साथ। प्रेम के अंदर सीधे सीधे देखिए, स्वार्थ को आप अलग कर दीजिए तो प्रेम आपका प्रेम है, लेकिन अगर प्रेम के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ गई, मोटिव आपके जुड़ गए, तो वो फिर वास्तव में प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है। यू आगे कहा है दोस्तों, विल यू मैरी हर? She herself is as valuable as any dowry could ever be। यहां पर देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कि वो अपने आप में ना इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया महिला है कि उसका होना, उसका मिलना ही अपने आप में एक दहेज के समान है, और हमें क्या चाहिए। तो ये जो स्पीच है दोस्तों, ये फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस की स्पीच है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और कॉर्डेलिया के बारे में है। तो वो कहते हैं प्रेम को प्रेम रहने दो, लव इज नॉट लव, प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं होता है। कब नहीं होता है प्रेम वास्तव में प्रेम? जब उसमें अन्य स्वार्थों को जोड़ दिया जाता है। व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड अलोफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट, जब बहुत सारे उद्देश्य उसमें जोड़ दिए जाए। हाँ, जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं कॉर्डेलिया से प्रेम करता हूं तो मुझे उससे प्रेम है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं उससे शादी तभी करूंगा जब मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा, तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं है। वो ये यहां पर कहना चाहता है। क्लियर है दोस्तों? आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो टू बरगंडी कहता है किंग लियर, जस्ट गिव मी द डोरी यू प्रोमिस्ड। अब देखिए ये थोड़ा आगे की लाइन है, आपको बता देता हूं, इससे अगर आगे का पॉइंट पूछ लिया जाए तो बरगंडी फिर आगे आता है और बरगंडी बोलता है लियर से कि आपने जो हमसे वादा किया था, गिव मी, जस्ट गिव मी द डोरी यू प्रोमिस्ड मी, कि आपने जो मुझसे वादा किया था वो चीज आप मुझे दीजिए। एंड आई शैल मेक कॉर्डेलिया, और अब मैं कॉर्डेलिया को यहां से ले जाऊंगा एंड उसको मैं बना दूंगा क्या, डचेस ऑफ द बरगंडी राइट अवे। ध्यान रखिएगा। तो ये आगे की लाइन है दोस्तों, पर ये इंपॉर्टेंट कोट आप जरूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट कोट की ओर दोस्तों। हु इज इट दैट कैन टेल मी हु आई एम? हु इज इट, कौन है जो बता दे मुझे, दैट कैन टेल मी हु आई एम, कि मैं कौन हूं। लियर की ये स्पीचें कुछ ऐसी हैं दोस्तों, स्पीचेस जो अगर आप ध्यान से उनको पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा किसकी स्पीच है। When Lear's daughter Gondril tells him, देखिए जब लियर की जो डॉटर है गॉन्ड्रिल, वह उसको बताती है, he must dismisses, देखिए he must dismisses some of his knights। आपको मालूम होगा अगर आपने प्ले पढ़ा है तो गॉन्ड्रिल कहती कि भैया तुमने इतने सारे सैनिक किस लिए रखे हुए हैं राजा से, लियर से, तुमको उन सैनिकों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इतने सैनिकों का आप क्या करोगे? तो यहां पर यही बात चल रही है। When Lear's daughter Gondril tells him he must dismiss, के उनमें से सैनिकों की संख्या को कम कर दो। लियर इज फ्यूरियस, लियर को गुस्सा आता है। ही आस्क दिस क्वेश्चन रेटोरिकली, और तब वो उसको सटायर के रूप में व्यंग करते हुए कहता है, नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर, और वह यह नहीं उम्मीद करता कि इसका आंसर उत्तर दिया जाए। लियर इज जस्ट रिमाइंडिंग गॉन्ड्रिल, कि वह उसको याद दिला रहा है, उसको कह रहा है कि माने मुझे बताओ तो सही, मैं हूं कौन? क्या मैं किंग हूं? क्या मैं राजा हूं? क्या मेरे को इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से सैनिकों को भी रख सकूं? मैंने भले ही साम्राज्य आप में बांट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है ना। तो वो ये याद दिलाना चाहता है। वो यहाँ पे एक सटायर के रूप में, एक व्यंग के रूप में यहाँ पर बात कहता है कि हु आई एम, मैं कौन हूं आखिर। दैट ही इज द स्टिल किंग, वो कहता है कि वो अब भी राजा है, वो ये बताना चाहता है उसको। However, the question of who Lear is lies at the center of the play. King Lear asks whether it is possible to be a king if you don't have the power of king. क्या यह एक राजा के लिए संभव है कि वो राजा तो है परंतु राजा की जो शक्तियां हैं वो उसके पास नहीं है। तो ये लियर की स्पीच है दोस्तों, किंग लियर, और यहां पर वो कहता है हु इज इट, कौन ऐसा है, दैट कैन टेल मी, जो मुझे बताए, हु आई एम, मैं कौन हूं। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सटायर के रूप में है। आगे चलते हैं दोस्तों।
हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। अरे भाई कोई समझाओ, कोई इसको बताओ, कोई इससे कहो, इसको नहीं मालूम है कि ये जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है, इसके इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे मेरे को कितनी परेशानी हो रही है। कि एक बच्चा जब अपने पिता को, अपनी माँ को धोखा देता है तो उसका दिया हुआ जो दर्द है वो एक सांप के काटने से जो दर्द होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर वो कैंट से, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए। लियर द फूल कैंट फर्स्ट नाइट, ये सब लोग हैं और बात चल रही है क्योंकि मैंने आपको बताया लियर का जो सबसे बड़ा शुभचिंतक है इस प्ले के अंदर वो कैंट है दोस्तों। तो वही उसको मैक्सिमम टाइम असिस्ट करता है। और देखिए कैंट के अंदर एक क्वालिटी है कि अपना बुरा करने के बाद भी वो वफादार है किसके साथ, लियर के साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर ये सारे लोग हैं। अब वो जब नहीं मान रही है कॉर्डेलिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है देखिए समझिए। लेट इट बी ए विकेड चाइल्ड हु मोक्स द मदर्स हु केयर्स फॉर इट। मेक माई डॉटर्स फील, जाओ जरा यार कोई तो समझाओ उसको, मेक हर फील, उसको समझाओ हाउ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, कि कैसे एक अवज्ञाकारी जो बच्चा है हर्ट्स, चोट पहुंचाता है, वर्स देन ए स्नेक बाइट। मतलब एक अवज्ञाकारी जो बच्चा है जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, वो किस प्रकार से अपने माता पिता को क्षति पहुंचाता है, ये उसको जा करके समझाओ और उसको एहसास कराओ कि उसका जो इस प्रकार से आज्ञा को न मानना है वो एक सांप के काटने के दर्द से भी ज़्यादा दर्दनाक है। तो हाउ शार्पर देन द सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, कि यदि किसी के पास ऐसा बच्चा हो जो उसकी आज्ञा ना मानता हो, उसका कहना ना मानता हो, उसके अनुकूल ना चलता हो, तो वह तो ऐसा है जैसे कि एक सांप के दांत, जो वो काटता है तो जितना दर्द देते हैं उससे ज़्यादा उसकी जो अवज्ञा है वो दर्द देती है। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज ए जेंटलमैन। ओहो, बड़ी अच्छी स्पीच है और मजाकिया स्पीच भी है। और मैंने यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा कुछ लिखा है आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये एडगर की स्पीच है, ये आपको बता दूं। अब एडगर की स्पीच है तो कुछ बैकग्राउंड आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, अगर ये कहीं लाइन आ जाए तो दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। ग्लॉसेस्टर जो है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये हीथ वाला सीन है, आपको ध्यान रखना है। हीथ का जो सीन है वो कहाँ पर दिखाया गया है, किस प्ले में है, तो याद रखिएगा कि ये किंग लियर में है। हाँ, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट आर योर नेम्स, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, एडगर, अब एडगर कहता है, क्या कहता है देखिए, पुअर टॉम, पुअर टॉम इज माई नेम। हाँ, अब आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जाएगा पुअर टॉम अपीयर्स इन, हाँ किस प्ले में आया है, तो दोस्तों ये इसी का नाम है। हु ईट्स फ्रॉग्स, जो क्या खाता है, मेंढक खाता है। टोड्स दूसरे प्रकार के जो मेंढक हैं, हाँ, टेडपोल्स उनके बच्चे हैं, लीजार्ड्स हैं, नेव्ट्स हैं। व्हेन द डेविल टेल्स मी टू आई ईट काउ डग, मैं काउ डग भी खाता हूँ फॉर सैलड, सैलड के रूप में। आई स्वेलो ओल्ड रेट्स, मैं पुराने चूहे भी खा जाता हूँ। एंड डेड डॉग्स, और मरे हुए कुत्ते भी खा जाता हूँ। आई ड्रिंक पॉन्ड स्कम, हाँ, और मैं जो तालाब का वो पानी है ना, वो जिसपे काई आ जाती है, वो पीता हूँ। इन एवरी विलेज आई एम विप्ड एंड पुट इन द स्टॉक्स, पनिश्ड एंड इम्प्रिजन्ड, मेरे को कैद में डाला गया, मेरे को बंद रखा गया। बट आई यूज टू बी अ रेस्पेक्टेबल सर्वेंट, परंतु मैं एक जो सम्मानित सर्वेंट हुआ करता था, यूज टू बी, विथ 3 स्वीट्स एंड 6 शर्ट्स, देखिए मेरे पास 3 सूट थे और 6 शर्ट थी। वंस आई हैड ए हॉर्स, और एक घोड़ा, टू राइड, एंड अ शॉर्ड टू वियर, और एक तलवार। बट नाउ पुअर टॉम हैज बीन ईटिंग रैट्स, अब पुअर टॉम की स्थिति ऐसी है कि वो गरीब है, गरीब टॉम कह दिया। रैट्स एंड माइस, अब वो क्या, चूहे और चुहिया को खाता है फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, 7 सालों से।
बिवेयर ऑफ द डेविल। अब वो कहता है परंतु ध्यान रखना यहाँ पे ना एक राक्षस भी है जो मेरे को हमेशा परेशान करता रहता है। बिवेयर ऑफ द डेविल हु फॉलोज मी, जो हमेशा मेरा पीछा करता है। अराउंड काम डाउन स्मॉलकिन यू फिन, देखो उसको नाम दिया उसने स्मॉलकिन का। तो ये पूरी बात चल रही है ग्लॉसेस्टर के पूछने पर एडगर ये सब बोलता है। और उसके बाद देखिए ग्लॉसेस्टर कहता है लियर से, डोंट यू हैव एनी मोर रेस्पेक्टेबल विद योर हाईनेस, क्या आपके पास और कोई व्यक्ति नहीं था इससे अच्छा, ये इतना बेकार सा इंसान। एडगर तब क्या कहता है देखिए, तब एडगर रिप्लाई देता है, अब आपको समझ में आएगी पूरी बात। हाँ, कहता है ओ द डेविल इज क्वाइट जेंटलमैन, जिसको आप, जो आप काला सा व्यक्ति जो आपको दिख रहा है ना, जो भद्दा सा दिख रहा है, वो एक जेंटलमैन है, एक सज्जन इंसान है। ही इज कॉल्ड मोडो एंड माहू, उसको मोडो और माहू कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। हाँ, ही इज कॉल्ड मोडो एंड माहू। तो ये वाली लाइन, अब हम कोर्ट पे आते हैं। तो द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, के अंधकार का निवासी, अंधकार में रहने वाला, अंधकार का राजकुमार जो काला सा भद्दा सा दिखता है, इज ए जेंटलमैन, वो एक जेंटलमैन है। ये एडगर की स्पीच है दोस्तों ग्लॉसेस्टर से। आगे है दोस्तों, द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, ये वो अवस्था है दोस्तों जब डर है, वो परेशान हैं, जंगल में हैं, अलग चले गए हैं और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये लियर साहब, इनको इतनी तकलीफ होती हैं, शरीर बुढ़ा गया है एकदम। हाँ, सैनिक सब छीन लिए हैं, संपत्ति सब चली गई है, कुछ बचा नहीं है। तो कहते हैं यार ये समय की मार है। हाँ, वो कहते हैं ना, कभी रंक से राजा तो कभी राजा से रंक। और वो कहते हैं कि आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटी, की जो कला है हमारी आवश्यकताओं की, इज स्ट्रेंज, वो बड़ी विचित्र है। जो चीजें कभी हमारे लिए बहुत मामूली होती हैं, कभी कभी समय बदलने पर वही मामूली चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस, बहुमूल्य हो जाती हैं। दैट कैन मेक, जो बना देती, ये आवश्यकताएं तो होती हैं जो चीजों को मूल्यवान और कम मूल्यवान बना देती हैं। दैट कैन मेक वाइल माने कम मूल्यवान, हाँ, तुच्छ चीजें, थिंग्स वस्तुएं, प्रीसियस। ये एक्चुअली बात चल रही है यहां पर हट की ओर जा रहे हैं, झोपड़ी में जा रहे हैं। कौन? लियर साहब। और किसके साथ हैं वो? फूल के साथ है, क्लाउन के साथ है। आइए मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आएगा। आई एम स्टार्टिंग टू लॉस माई माइंड, अब मैं अपना माइंड खो रहा हूं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है। टू द फूल, फूल से कहते हैं कम ऑन माई बॉय, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आर यू कोल्ड, क्या तुम शांत हो? आई एम कोल्ड माई सेल्फ, मैं भी ठंडा महसूस कर रहा हूं। टू कैंट, कैंट से भी कहते हैं वेयर इज दिस हट, ये है जो झोपड़ी है जहां आप मुझे ले जा रहे हो, ये है कहां? हाँ, वेयर इज दिस हट मैन? ओड हाउ व्हेन यू आर डेस्परेट इवन सोडी थिंग्स लाइक दिस हट, इस झोपड़ी, जब आप कमजोर हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आपके पास सब कुछ नष्ट हो गया है आपका, तो ये जो तुच्छ चीजें हैं ना, इस झोपड़ी जैसी, कैन सीम प्रीसियस, ये भी बड़ी बहुमूल्य लगती हैं। तो भैया जल्दी से मुझे पकड़ो और मेरे को झोपड़ी में ले चलो, मुझे दिखाओ कहां पर है वो झोपड़ी। हाँ, तो दोस्तों ये जो स्पीच है ये किंग लियर की और अच्छी स्पीच है। देखिए यही है, यही फिलॉसफी मैं कहता हूं, उसी को मैं कहता हूं फिलॉसफी है ये। शेक्सपियर ने जो लिखा कितना इंपॉर्टेंट लिखा है कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो ही चीजों को कम मूल्यवान और मूल्यवान बना देती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Here I stand your slave, a poor, infirm, weak and despised old man. तो आप समझ गए होंगे, ओल्ड मैन की बात हो गई है। लियर की स्पीच है, टू फूल से कहता है, हाँ, सीधे सीधे। हेयर, यहाँ पर, आई स्टैंड, मैं हूँ, योर स्लेव, तुम्हारा गुलाम, अ पुअर, एक गरीब, इनफर्म, दृढ़, वीक, कमजोर, हाँ, एंड डेस्पाइज्ड ओल्ड मैन, डेस्पाइज्ड, धिक्कारा हुआ बूढ़ा आदमी। तो ये तो आप वैसे ही याद कर लेंगे, है ना दोस्तों। ओल्ड मैन की बात हो रही है तो ये लियर की स्पीच है, फूल से वो कह रहे हैं अपनी बात को।
ये दोस्तों, ये मुझे आपको समझाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट वर्डिंग्स हैं दोस्तों, लियर की लास्ट वर्डिंग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, मेरा जो क्लाउन था ना उसको हैंग्ड, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। नो 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 लाइफ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको नहीं मरना चाहिए था। वाई शुड ए डॉग, ए हॉर्स, ए रैट हैव लाइफ, अभी भी मैं देखता हूं कि कुत्ते में जीवन है, घोड़े में जीवन है, चूहे में जीवन है, तो फिर मेरा क्लाउन जिंदा क्यों नहीं है। एंड दाउ नो ब्रेथ एट ऑल, और अब तुम सांस भी नहीं ले रहे हो। ओ दाउ कम नो मोर, अब तुम कभी भी मेरे पास नहीं आओगे, अब मैं कभी भी तुमको देख नहीं पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है क्लाउन की। अभी ये थोड़ा सा आगे टर्न होगा और ये कुछ स्पीचेस इसमें अच्छी लाइन है, तो मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बताऊं। नेवर, कभी तुम मेरे पास नहीं आओगे, कभी मैं तुमको देख नहीं पाऊंगा, कभी तुम मुझको असिस्ट नहीं करोगे। नेवर, कभी भी नहीं, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। तो ये लाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ, कितनी बार, इसमें 5 बार नेवर शब्द का प्रयोग किया गया है और उससे पहले ऑलरेडी नो मोर लगा हुआ है। अब देखिए आगे क्या है। प्रे यू, मैं प्रार्थना करता हूं, अंडू दिस बटन, काश ऐसा होता कि मैं ये जो बटन है इसको अंडू कर देता, यानी कुछ ऐसा मैं कर देता जिससे ये जीवित हो जाता। अब यहां से थोड़ा टोन चेंज हुई दोस्तों और इशारा कहीं और हो गया। देखिए, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद, किस किस का, लियर कह रहा है एडगर से, कैंट से, हाँ आप सभी का धन्यवाद। डू यू सी दिस, क्या तुम इसको देखते हो, यह जो कॉर्डेलिया मरी पड़ी है, क्या तुम इसको देखते हो। लुक ऑन हर, उसको देखो। लुक हर लिप्स, उसके चेहरे को देखो, उसके होठों को देखो। लुक देयर, उधर देखो। लुक देयर, ओ, और यह बात कहता हुआ जो है वो लियर डाइज, लियर जो है वो मर जाता है। किससे कह रहा है, टू एडगर और कैंट की ओर इशारा करते हो, उनसे ही कहता है, वो पास में ही है और इस बात को कहते हुए वो मर जाता है आफ्टर सीइंग दी बॉडी ऑफ कॉर्डेलिया। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हालांकि ये जो स्पीच है ना दोस्तों, थोड़ा डाउटफुल है, मिंगल्ड स्पीच है ये, है ना। तो अभी बस इतना है कि आप इसको याद रखिए कि स्पीच जो है ये लियर की स्पीच है और ये नेवर 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 वाली बात जरूर आप याद रखिएगा। और लास्ट वर्डिंग है ये लियर की। इसके बाद है दोस्तों, व्हेन वी अवर बेटर सी बियरिंग अवर वोज, वी स्कार्सली थिंक अवर मिजरीज अवर फोर्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, पोएटिक वे में है पूरा, हाँ राइमिंग स्कीम के साथ है दोस्तों। देखिए ये एडगर की स्पीच है, एक्ट 3 सीन 6 में एडगर के द्वारा कहा गया है। अब एडगर क्या कह रहा है सुनिएगा। व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं, दैट अवर बेटर्स हैव द सेम प्रॉब्लम, कि जो हमसे अच्छे लोग हैं उनके पास भी क्या है, जो हमारे साथी हैं उनके पास भी अपनी हमारे जैसी ही समस्याएं हैं। वी कैन ऑलमोस्ट फॉरगेट अवर ओन मिजरी, तब हम अपने दुख दर्द को भी भूल जाते हैं। वो आपने गाना सुना होगा ना कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, वही बात है दोस्तों यहाँ पर, हाँ कि जब हम और लोगों को देखते हैं कि उनके साथ भी समस्याएं हैं, तो उनकी समस्याओं को देख करके हम कई बार अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। द पर्सन हु सफर्स अलोन सफर्स द मोस्ट, कि जो व्यक्ति अकेला चीजों को सहता है वही सबसे ज्यादा दुख सहता है। क्योंकि कंपेनियंस इन सोरो एलिविएट आवर ग्रीफ, कि अगर हमारे दुख में हमारे कुछ साथी हों तो हमारा दुख जो है वो कुछ कम हो जाता है। माई ट्रबल्स सीम्स सो ईजी टू बियर नाउ। तो दोस्तों ये पूरी स्पीच है इसी तरह की, आपको बस मैं इतना बता दूं, तो यहां ध्यान रखिएगा। व्हेन वी आर बेटर सी बियरिंग अवर वोज, कि हम जब उन लोगों को देखते हैं जो हमारे साथी हैं कि वो भी मेरे जैसे ही दुखों को, मेरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो वी स्कार्सली थिंक, तब हम बड़ी मुश्किल से ये बात समझ पाते हैं, सोच पाते हैं कि अवर मिजरीज आर अवर फोर्स, के हमारे जो दुख हैं वही हमारे जो शत्रु हैं वो हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने दुखों को भूल जाते हैं और तब हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो अगली स्पीच दोस्तों, व्हेन वी आर बोर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई,
that we are come to this great stage of fools. ये लियर टू ग्लॉसेस्टर, लियर की स्पीच है दोस्तों ग्लॉसेस्टर के लिए, ग्लॉसेस्टर से कहा है लियर ने। When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we cry, हम रोते हैं। हाँ, क्यों? We are come to this great stage of fools, क्योंकि हम इसके मूर्खों के रंगमंच पर हम आ गए हैं। देखिए, When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we cry, हम रोते हैं, because we have arrived on the stage of life, क्योंकि हम जीवन के रंगमंच पर आ चुके हैं। Like all the other fools, जैसे अन्य मूर्ख लोग हैं, fools, clowns हैं। That a nice hat you have got there, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी क्या है, हैट है। ग्लॉसेस्टर से कह रहे हैं हाउ इन, अब आगे छोड़ देते हैं दोस्तों, ये लास्ट में याद रखना। देन किल 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 किल, इस तरह का कई बार इस पूरे प्ले में शेक्सपियर ने प्रयोग किया है, वर्डिंग को रिपीट करते हुए। हाँ, किल 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 कई बार आया है ये दोस्तों। तो यहाँ याद रखिएगा, ये लियर की स्पीच है। व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम जन्म लेते हैं, वी क्राई, हम रोते हैं, दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, क्योंकि हम इस रंगमंच पर, इस मूर्खों के रंगमंच पर हम आ गए हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीचेस जो किंग लियर प्ले से हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।